सादे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कहानियां संग मेरे पांव-पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव-छांव चली। जी हाँ, आज हम जिस रचनाकार या शिक्षिका से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी शख्सियत ऐसी ही है। सच्ची लगन और संकल्प हो तो किसी भी उम्र में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है और शिक्षिका के नाते राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी अपनी धमक बना के रखी जा सकती है। आइए आपको ऐसे ही रचनाकारा आदरणीय श्रीमती तुलसी देवी तिवारी जी से हम परिचय कराते हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आदरणीय, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो साहित्यिक क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में परिवेश का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है लेखन के साथ साथ। तो मैं आपके परिवेश के बारे में जानना चाहूँगी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि में यदि आप कहना चाहें तो बहुत ही रचनात्मक थी हमारे यहाँ की जी। हमारे पापा जी प्रतिदिन कुछ नया कार्य करने में विश्वास रखते थे और एक बहुत ही अच्छे पाठक थे। अच्छा। उस जमाने में वो अपने वेतन का कुछ अंश निकाल के रखते थे पुस्तकों को खरीदने के लिए। अरे वाह। और बल्कि उसके लिए उनको ओवर टाइम भी करना पड़ता था। माइंस में सर्विस थी उनकी जी। तो ओवर टाइम वो करते थे पुस्तकों को क्रय करने के लिए। और इसके कारण घर में माहौल था पढ़ने का, पढ़ाने का। माताजी भी बड़े रचनात्मक स्वभाव की थी। घर का पूरा काम करने के बाद जब तक वो कुछ नया निर्माण नहीं कर लेती थी, उनको सब्र नहीं होता था। सिलाई विलाई करती रहती थी, नई कुछ नहीं बनाया तो कम से कम हम लोग के लिए गुड़िया ही बनाती थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। लेकिन प्रतिदिन वो नवीन सृष्टि करती थी, जिसका हम लोग पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त तो वो लोग बहुत ही मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति थे। हमारे घर में कई संस्कृतियाँ पलती थी साथ साथ, क्योंकि आसपास बहुत सारे बंगाली लोग थे, उनसे पारिवारिक संबंध था। हमारी माताजी बहुत ही मिलनसार थी, पिताजी बंगला भाषा के ज्ञाता भी थे, तो इसलिए बड़े पारिवारिक संबंध थे। और इधर वाले जो थे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, उनसे तो और ही ज्यादा गहरा संबंध था माताजी का। तो इससे उन लोगों के घरों में आना जाना था हम लोगों का, उनकी भाषाओं को जानने का अवसर मिला और उनकी संस्कृतियों में रचने बसने का बचपन से ही अवसर मिला, जो हमारे लिए बहुत बड़ी थाती सिद्ध हुई साहित्यिक जीवन में। उनकी कहावतें, उनके मुहावरे, उनके त्योहार, उनका चाल चलन, स्वागत सत्कार, ये सब हम लोग बचपन से ही सीखते आए। जब साहित्य लिखना शुरू किया तो इन सब का प्रयोग किया, सहज ढंग से इनका प्रयोग होता आया। जी जी जी। और वो हमारी थाती बनी जीवन की। जी जी। वहीं से हमें प्रेरणा मिली लिखने की। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है कि साहित्य के सृजन के लिए परिवेश या वातावरण जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जी। अब अपने रचना संसार के बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी। लिखने का मुझे बचपन से ही शौक था जी। उसमें जो भी घटनाएं आसपास होती थी, हमारे जो कॉलोनी तक ही सब जानकारियां सीमित थी, क्योंकि उस समय संचार माध्यम इतने ज़्यादा समुन्नत नहीं थे। तो जो भी आसपास घटनाएं होती थी वो मुझे आकर्षित करती थी, प्रभावित करती थी, उनके बारे में सोचती थी। जी जी। और जो भी कोई अनोखा व्यक्ति तो मुझे मिलता था, मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से जान लूं। तो मैं बातें बहुत करती थी बचपन में भी। जी। बातें कर करके पूरा उनका उनके बारे में हर कुछ जान लेती थी। जी जी। और जब तक जान नहीं लेती वहां से हटती नहीं, फिर जाती, फिर देखती कि क्या चीज है ऐसी जो मुझे खींच रही है इनकी ओर। जी जी। तो इससे भी व्यक्तित्व को पढ़ने की जो क्षमता आज है, तो उसकी शुरुआत उसी समय से हुई। अच्छा। परिवेश से हुई, बचपन से ही हुई। जी जी। फिर शुरू में पिताजी माइंस में थे तो सेफ्टी वीक मनाया जाता था। उसमें हम लोग नाटक वाटक खेलते थे स्कूल की तरफ से। तो मैं लिखती थी उसके लिए। जी जी। मंचन के लिए नाटक लिखती थी। जी। मंचन भी होता था, उसमें मैं काम भी करती थी, नाटक पात्र उसमें अभिनय भी करती थी। और बहुत प्रशंसा मिलती थी स्कूल में शिक्षकों से।
कोई भी कार्यक्रम होता था, भाषण वाषण हम इसे लिखवाते थे। जी जी। तो इसमें क्या हुआ, लिखने की आदत पड़ती है। जी जी। तो बचपन से ही जब मैं अच्छे से, मुझे मालूम भी नहीं था कि लेखन की शैली क्या है, तब भी मैं बहुत कुछ लिखती थी, मोटी मोटी किताब कापियों को भर देती थी लिख लिख करके। और इसी यही कारण है कि मेरी शिक्षा तो बाद में हुई, मेरा लेखन बहुत पहले से चालू हो गया था। अच्छा अच्छा। ये शादी के पहले मैं 7 उपन्यास लिख चुकी थी। अच्छा। और कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी थी। हाँ, लेकिन छपने उपने का कुछ हमको ज्ञान नहीं था उस समय कि कैसे एक पांडुलिपि वो साहित्य कैसे बनती है, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो इसलिए मैं उनको संभाल के नहीं रख पाई। ये कौन से सन की बात रही होगी? ये लगभग 65-66 के। अच्छा। उसके बाद भी बहुत सारी रचनाएं बर्बाद हुई मेरी। अच्छा अच्छा। लेकिन 72-73 से फिर मेरी रचनाओं का छपना शुरू हुआ। जी जी। दिल्ली से युग छाया में पहली कहानी मेरी छपी थी। जी। ऐसे पत्रिकाओं में तो शुरू से ही छपती आई, बांकी मुंगरा में जो पुस्तकें निकलती थी, हाँ हाँ, त्योहारों के समय में उसमें किसला वगैरह थी, वो उसमें हमारी रचनाएं छपती थी। और प्रोत्साहन बहुत मिला शिक्षकों का, और जो लोग थे अधिकारी वर्ग उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे स्कूलों में। जी जी। जो पत्नियां थी उनको, उनकी अधिकारियों की, वो लोग कहीं सर्विस नहीं करके स्कूलों में जाती थी। अच्छा। बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ हाँ। वो लोग प्रेरित करती थी, थोड़ा सा भी देखती थी कि इस बच्चे में कुछ है तो प्रेरित करती थी। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उससे क्या हुआ, थोड़ा सा हमने लिखा तो उन्होंने ज्यादा बता दिया। हाँ हाँ। थोड़ा सा हमने लिखा तो उन्होंने ज्यादा तारीफ करी। अच्छा। तो इस वजह से हमारा लेखन आगे बढ़ता रहा। फिर ऐसा कुछ पारिवारिक 70 में तो हमारी शादी हो गई। वहाँ गए, ससुराल इलाहाबाद में थी, प्रयागराज में। तो वहाँ भी पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा माहौल था। हमारे सभी घर के जो कमाऊ लोग थे वो सब बहुत पढ़े लिखे थे, साहित्यानुरागी थे। एक जेठ जी शिक्षक थे, एक सीओडी में सर्विस करते थे, और जेठानी भी लेक्चरार थी। तो उनके बीच में मुझको यही बात सालती थी कि मेरी शिक्षा अधूरी रह गई है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन लोग ला कर देते थे पढ़ने के लिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे लेखकों की, बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकें पढ़ी, जैसे भगवती चरण वर्मा जी, चतुर्सेन शास्त्री, जैनेन्द्र जी, इनकी किताबें मैंने वहाँ पर पढ़ी। वो लोग लेकर के आते थे मेरे लिए, और वो भी बहुत प्रोत्साहित करते थे लिखने के लिए। जी जी। लेखन सामग्री मुहैया कराते थे। जी जी। तो ये सब तो पृष्ठभूमि ही है लिखने की। लेखन, विधिवत लेखन तो अब पत्र पत्रिकाओं में तो छपती ही थी कहानियाँ मेरी। पुस्तक मेरी 2008 में पहली पुस्तक छपी। जी जी। पिंजरा नाम से कहानी संग्रह। जी जी। उसके बाद फिर छपना जो शुरू हुआ तो फिर छप ही रहा है। जी जी। जी जी। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, जी, अपन मानते हैं, और ये कहावत प्रसिद्ध भी है। जी। तो शिक्षक समाज का दर्पण होता है, इस कहावत को आपने तो अक्षरशः साकार कर दिया है। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या साहित्य के लिए शिक्षक या शिक्षिका होना जरूरी है, या साहित्य वैसे भी लिखा जा सकता है? वैसे भी लिखा जा सकता है। साहित्य के लिए बहुत सारा समय चाहिए, जैसे और कलाएं हैं उनके परिमार्जन के लिए, उनकी सिद्धि के लिए साधना चाहिए। वैसे साहित्य के लिए भी चाहिए। साहित्य कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि कहीं से बुठाए पेन आप कुछ भी लिख दिए। तो कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो कुछ ही रहेगा। कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा जिसकी समाज को जरूरत है, या आपके नहीं रहने पे जो आपको अमृत प्रदान कर सके, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इसको भी सीखने की जरूरत है, साधने की जरूरत है। सिर्फ लिखना और छपना नहीं, उस पर कुछ चर्चा भी हो, कुछ उसमें ऐसा कुछ रहे जो समाज उसको ग्रहण करे, या उसको कुछ समझ में आए, अपनी गलती दर्पण का काम करे साहित्य। ये भी बहुत ही जरूरी है। और शिक्षकीय जीवन के लिए तो मैंने शिक्षकीय जीवन इसलिए अपनाया कि मैं चाहती थी कि पहले रोजी रोटी का प्रबंध हो जाए जी, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना मेरा एम था बचपन से ही। जी। जब मैं बालिका थी, मेरी शिक्षा भी अधूरी थी, तब भी मैं चाहती थी कि मैं ही क्या, हर महिला आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करे जी, और उसके बाद वो अपने व्यक्तित्व को निखारे। जी जी। तो इसलिए मैंने शिक्षकीय कार्य प्रारंभ किया। जी जी। और उससे मेरे जीवन को बहुत संबल मिला, मेरे साहित्य को भी बहुत संबल मिला। जी जी। क्योंकि बहुत बड़ा संबल, एक बहुत बड़ा साहित्य समाज मुझको मिला, और मेरे अनुभव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तरह तरह के लोग मुझे मिले, तरह तरह की भाषाएं मैंने सुनी, समझी, और उनने हमारे साहित्य को समृद्ध करने में बहुत भूमिका, अच्छी भूमिका है। जी जी। जी जी।
मैं हमेशा आसपास में या फिर मुझे खुद भी महसूस होता है एक साहित्यकार होने के नाते कि साहित्य के लेखन के लिए क्या मन का संवेदनशील होना जरूरी है? 100% जरूरी है। अच्छा। जब तक मन संवेदनशील नहीं होगा कुछ नहीं लिखा जाएगा। जी जी जी। तो संवेदनशील होने से किस तरह से उसको साहित्य में हम चरितार्थ करते हैं या लाते जी। हैं? हाँ देखिए, पहले तो हमें संवेदी हो ही जाना पड़ता है। जी जी उसके बाद जो हमारे पात्र हैं उनको हम जन्म देते हैं। जी जी पात्र को जन्म देना और रचना को जन्म देना किसी मनुष्य को जन्म देने से कम कष्ट साध्य बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। दूसरे की पीड़ा को अपने अंदर बसा लेना हम्म। और फिर उनको शब्दों का जामा पहनाकर एक मूर्ति तैयार करना जो दिखे नहीं लेकिन अनुभव हो सके, तो कष्ट साध्य कार्य है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी संवेदना को हम जो मूर्ति बनाते हैं, शाब्दिक मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमा जो बनाते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ करती है, जी जी जीवंत होती है। जी जी उसमें हम उसके शरीर का निर्माण शब्दों से करते हैं, व्याकरण और अलंकार से करते हैं। जी जी और उस संवेदना का हमारे जो अंदर संवेदना है उसको प्राण के रूप में उसके अंदर फूंकते हैं, जी। तब एक रचना तैयार होती है। तो कई बार मैंने किसी लेखक के एक साक्षात्कार में पढ़ा था कि वो जो लेखक रहते हैं वो हर किसी में अपने कहानी के पात्र को ढूंढते रहते हैं। जी, ये भी बहुत तो सच है। क्या ये भी सही है? हाँ जी, कहीं भी मैं किसी भी व्यक्ति से मिलती हूँ, मेरा बचपन से ही ये रहा है कि मैं अपने पात्र को ही ढूंढती हूँ। अच्छा। हर चेहरे में। और ऐसा आपके साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी कहानी लिख लिए और एक बार में ही पूरा वो सही नहीं होता? जी। कोई भी कहानी या कोई भी रचना, अपनी कोई भी कविता जी, क्या बार बार पुनरीक्षण की मांग करती है आपसे? जी जी जी। क्या होता है मैडम, जब हम लिखने बैठते हैं पहले बार तो जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं संवेदी हृदय की लेखक बन सकता है, तो भावों से भरा हुआ हृदय रहता है और हम अपने पात्रों के दर्द से, उसकी पीड़ा से ऐसे एकाकार हो चुके होते हैं कि कई बार धारा इतनी प्रवाहशील रहती है कि कुछ छूट जाता है उसमें। जी जी। व्याकरण की त्रुटियां हो जाती हैं, कोई शब्द छूट जाते हैं, कोई वाक्य छूट जाते हैं, तो पुनरीक्षण की मांग करती है रचना। उसको थोड़ी देर के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको अपनी गलती दिखाई देती है। जी जी। उसको सुधारा जाता है। अगर हफ्ते दिन के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी दिखाई देगा। अच्छा। इसलिए बार बार उसको पढ़ना, सुधारना। एक रचना साहित्य तब बनती है जैसे पहली बार जो हम लिखते हैं ना, मेरे साथ तो यही हुआ है कि वो कच्चे माल जैसी रचना होती है जी। उसको जब हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार जब सुधारते हैं, एक रचना लिखी जाने के बाद और पुस्तक में छपने की जो प्रक्रिया होती है उसके बीच में कम से कम 20 बार पढ़ी जाती है, उसमें से गलतियां निकाली जाती हैं। कुछ हम खुद निकालते हैं, कुछ प्रूफ रीडर निकालते हैं, कुछ हमारे जो समीक्षक रहते हैं वो निकालते हैं। इस प्रकार वो एक कच्चा लोहा होता है जो वो स्टील बनता है। जी जी। और वो तब वो उपयोगी रचना बनकर के पाठकों के लिए आती है। जी जी। साहित्य के क्षेत्र में मैंने देखा है कि मध्य प्रांत को, जी है ना, उस समय सीपी एंड बरार था, मध्य प्रांत कहलाता था, तो मध्य प्रांत को उतना महत्व नहीं मिला बहुत बड़े बड़े साहित्यकार होने के बाद भी, मगर किसी विशेष प्रांत के लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया। तो आप ये सोचती हैं, आप मानती हैं ये साहित्य में? जी मानती हूँ। इसलिए ऐसा हुआ कि आवागमन का साधन उतना नहीं था, संचार माध्यम भी उतने सक्रिय नहीं थे, आज की तरह सामर्थ्यशाली नहीं थे कि एक शब्द भी आप कहिए पूरी दुनिया को पता चल जाए। जी जी। तो इन सब कारणों से जो शहर एक तो सत्ता के निकट रहे, राजधानी के निकट रहे, या जो बड़े तीर्थ रहे जहाँ पर लोगों का ज्यादा आना जाना हुआ, जहाँ शहरीकरण पहले हुआ, वहाँ के लोगों को ज्यादा, वहाँ के लोगों को पहले अवसर मिला। और साहित्य जो हम लिखे वो छप करके सब जगह आया, तभी तो लोग जानेंगे ना। जी जी। तो हम लोग को ये हमारा इतना सारा साहित्य जो चला गया वो इसीलिए चला गया कि छापने के बारे में हमको समझ नहीं थी, नहीं पता भी नहीं था कि कहाँ छपेगा, कौन छापेगा, कोई गाइड नहीं था। जी जी। कोई बताने वाला नहीं था। वही मैं दिल्ली में यदि होती तो ऐसी समस्या नहीं आती। तो वैसे ही जो राजधानी के निकट थे उनको ज्यादा अवसर मिल गया, हम लोग को बाद में मिला। अब समय गुजरा, वैज्ञानिक क्रांति आई, एक तरह से तकनीकी क्रांति आई, तो सब सर्वजन सुलभ हो गई तकनीक, इसलिए हम लोग को भी अवसर मिल रहा है। जी जी। अभी वर्तमान साहित्य पे मैं देख रही हूँ कि साहित्य में व्यावसायिकता का रंग चढ़ने लगा है जी। या फिर मैं कहूँ कि साहित्य ही पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है।
तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बहुत बड़ी एक अच्छा प्रतिशत है, जो हो सकता है 60 तक है। जी। है व्यवसायिकता का रंग बहुत चढ़ गया है। उसका भी कारण है मैडम, देखिए साहित्य एक आदमी से तो होता नहीं है। जी, एक आदमी, जैसे मैं जो लिखती हूँ वो पाठक तक तो नहीं पहुँच पाएगा, इसके लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जी जी। एक कितने सारे लोग मेहनत करते हैं, कोई टाइप करता है, कोई प्रूफ रीडिंग करता है, कोई छापता है, कोई बाजार लेकर के जाता है। तो इतने लोगों की रोजी रोटी का सवाल भी तो है साहित्य के लिए। जी जी। तो व्यवसाय भी जरूरी है। और चूंकि पढ़ने की थोड़ी सी कम हो गई है इस समय स्थिति, आदत लोगों की कम हो गई है। और जो अपन टीवी में मोबाइल में पढ़ते हैं वो सस्ता भी पड़ता है, खरीदना भी नहीं पड़ता, रखना भी नहीं पड़ता। लोगों के पास स्थान की कमी है, तो इसलिए लोग ज्यादा उसको पसंद करने लगे। पुस्तकें ज्यादा बिकती नहीं है साहित्यकार की। तो उनकी रोजी रोटी कैसे चले? जो लोग काम करते हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चले? और साहित्यकार अपने ही पैसे से पुस्तक छपवाता है तो वो भी कितना पैसा रखे रहेगा? जी जी। साहित्यकार तो एक साधु टाइप का व्यक्ति होता है, अपरिग्रही होता है। वो कुछ बचा के नहीं रख पाता, कहीं से कमा के नहीं रख पाता। तो एक सीमा ही है उसके पास भी ना कि वो पुस्तकों की छपाई दे सके। तो इन सब के लिए व्यावसायिकता की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, लेकिन अपने साहित्य को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। जी, मैं यही बात आपसे, साहित्य को गिराना नहीं है। साहित्य को और श्रेष्ठ बनाना है। जी जी। इस प्रतियोगिता में जो ई बुक वगैरह है, जिस श्रवण वाले जो साधन हैं, उनसे अपने को आगे बढ़ के काम करना है। जी जी। कुछ और भी लगाना है अपने साहित्य में, कुछ और भी अच्छा लिखना है, जिससे जैसे वैसे भी जो कुछ हम लोग लिखते हैं, जो साहित्यकार लिखता है, उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करके तो ई बुक बनाई जाती है। अगर कोई साहित्यकार नहीं लिखेगा तो कैसे बन पाएगा? वो मशीन तो नहीं, मशीन साहित्यकार तो नहीं है। तो हम लोगों को कुछ और भी अच्छा लिखना है, कोई और भी तरीका निकालना है आगे बढ़ने के लिए। जी जी। ताकि साहित्य को पीछे नहीं करना है, आगे करना है। जी जी। और जो लोग पैसे कमाने के लिए साहित्य को नीचे गिराते हैं वो तो निंदनीय है मेरी दृष्टि में। एक पाप है। जी जी। साहित्यिक क्षेत्र में मैंने हमेशा से देखा है, अभी भी है, कि पुरुषों का वर्चस्व जी बहुत ज़्यादा रहा है। तो पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में नारी किस तरह से अभी तक अपना स्थान बना पाई है, ये आप मुझे बताइए। हमेशा लंबी लकीर से आगे बढ़ने के लिए, उसको छोटी करने के लिए सामने वाली लकीर को आगे बढ़ना पड़ता है और लंबी लकीर खींचनी पड़ती है। जी। महिलाओं के पास थी तो केवल जंजीरें, पराधीनता की जंजीरें थी, और कई परतों में थी। जी जी। समाज की जंजीर थी, परिवार की थी, उसके बाद में पड़ोसियों की थी। उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। जी जी। तो जिन स्त्रियों ने किया, बहुत सारी स्त्रियों ने किया ना भाई, आशा पूर्णा देवी ने किया, और बहुत सारी महिलाएं हैं, शिवानी ने किया, रीता प्रीतम ने किया, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा लिखा और प्रशंसा भी पाई। लेकिन उसमें भी यही है, जो सत्ता के करीब रहे उनको ज्यादा लाभ मिला। जी जी। और जो सत्ता से दूर रहे वो वंचित रह गए। जी जी। आज हम जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो महिलाएं कर रही हैं, हम लोग का श्रम निश्चय ही पुरुष वर्ग से बहुत ज्यादा है। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब हम लोग को कुछ मिलता है। जी जी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग को कुछ प्रतिशत मिलता है। जी जी। और हम लोग सिद्ध करते आए हैं कि महिलाएं ज्यादा मेहनत कर सकती हैं। जी जी। फिर भी आगे बढ़ सकती हैं, भले ही प्रतिशत आज कम है, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम रहेंगे। आज महिलाओं की संख्या बहुत है। जी जी, बहुत है। के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं की, जो क्षेत्र महिलाओं को दिया गया उसका कल्याण हुआ, मैंने अभी देखा। जी जी। देखिए, जैसे कि एक छोटी सी बात मैं कहूँगी, साहित्य से बिल्कुल हटके जी। जैसे सफाई के मामले में था, शहर की सफाई जब तक पुरुष वर्ग के लिए ही था, तब तक बिल्कुल सफाई दिखाई नहीं देती थी। और जब से ई रिक्शा का चलन हुआ, महिलाएं ई रिक्शा चलाने लग गई, बहुत अच्छा चला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सफाई जो कचरे की गाड़ियां हैं उनको महिलाएं चला रही हैं। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि शहर काफी साफ है। वो नियमित रूप से आती है, नियमित रूप से अपना काम करती हैं और शहर साफ सुथरा है। तो मैं ये देख रही हूँ महिलाओं में ये क्षमता है। हम लोग खुद ही सोचते थे कि ये काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस क्षेत्र में भी गई हैं महिलाएं और इतना अच्छा काम की हैं। फिर साहित्य तो हम लोग के लिए बहुत ही समझना चाहिए कि
हमारे लिए हमारा अपना है। जी जी। साहित्य तो हमारा अपना है, क्योंकि भाव प्रवणता जो महिलाओं में हो दूसरों में नहीं। और भावना का ही ये खेल है। जी, जी। भावना के साथ जब कर्तव्य मिलता है, जी, जितना जी। हम लोगों ने कर्तव्य निभाया है, महिलाएं जिन निभाती हैं उतना और कोई नहीं निभा सकता है। तो इसलिए हमारे लिए तो जरूरी ही है और हमारा ही है। तो जैसे आपने भाव प्रवणता की बात की, महिलाओं में ज़्यादा है जी तो मैं ये स्त्री विमर्श की बात जब पुरुष करते हैं जी तो क्या वो सही नहीं है? क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक रहते हैं। जी। हमारे बहुत नजदीक रहते हैं। हाँ, नजदीक रहने से भी वो, क्योंकि साहित्यकार में अनुभूति आवश्यक है, हाँ। तो वो अनुभव करते हैं। जी जी। हमारे कहीं भी जाइए आप, हम भले ही बैठ करके कहीं भी या स्त्री पुरुष को अलग कर लें, लेकिन दोनों मिल करके ही तो एक इकाई बनते हैं। जी जी। तो जितना हम पुरुषों को समझते हैं, जैसे मैं महिला लेखिका हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे पात्र नायक जो है वो पुरुष हैं, तो मैं उनकी भावनाओं को समझती हूँ। जी जी। उनकी जी। भावनाओं को समझती हूँ क्योंकि निकटता है। जी जी। पुरुष मेरे पति हैं, मेरे पिता हैं सबसे पहले तो, फिर मेरे बच्चे हैं, आगे की पीढ़ी है, जी, मेरे जी। मित्र हैं। जी, तो जी। उन लोग के संसर्ग से मैं उनकी भावनाओं को समझने लगी हूँ। जी जी। तो समझती हूँ, और पुरुष भी इसी तरह समझते हैं। जी जी। जी जी। वो करते हैं, अतिरेक में जो करते हैं वो तो ज्यादा हो जाता है। जी जी। लेकिन एक साधारण सी जो बात करते हैं वो मैं समझती हूँ कि वो समझते हैं हम लोगों को। जी जी। ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। अपनी कहानियों के कुछ विषय आपके कैसे रहे? देखिए, मैंने कहानियों कोई का अपनी क्या कहानियों विशेषता को रही? एक छोटे से हाँ। दायरे में नहीं रखा। हाँ हाँ। मैं अपनी नज़र खोल के रखती हूँ, और जितना भी परिवेश है मुझे दिखाई देता है जहाँ तक, उन सबको मैं अपने पात्रों में जीवंत करने में विश्वास रखती हूँ। जी जी। तो सभी देश में जितने भी प्रांत हैं, एक दक्षिण भारत को छोड़कर वहाँ की भाषा मुझे नहीं आती है। और जो लोग भी पात्र तो मेरे दक्षिण भारत के लोग भी हैं। अच्छा। लेकिन भाषा का प्रयोग मैं बहुत कम कर पाई हूँ। जी, दक्षिण जी। भारत की भाषा मुझे नहीं आती है। जी जी। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, सब प्रदेश के लोग मेरे पात्र बने हैं। अच्छा। कहीं न कहीं से मैं उनसे संपर्क में हूँ, जी जी। आ गई हूँ। जी कभी जी। यात्रा के दौरान, कभी आसपास रहने के दौरान, कभी जो मेरे शिष्य रहे उनके कारण। जी जी। तो वो हैं मेरे पात्र। जी जी। और हर धंधे के लोग मेरे पात्र हैं। अच्छा। कोई भी ऐसा छोटे से बड़ा व्यवसाय नहीं है जो मेरे पात्र नहीं। महिलाओं की संख्या वैसे ही ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ। और हमारा संसार एक तरह से जैसे धरती के आधे भाग में उजाला और आधे में अंधेरा रहता है, वैसे ही बहुत समय तक रहा है। हाँ हाँ। बहुत समय तक ऐसा रहा है कि स्त्रियों तक ज्ञान का उजाला नहीं पहुंच पाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को पशु नहीं होने दिया। ये क्या कम बात है। बहुत अपनी सारी खूबियों को आज तक बचा के रखा है। बचा कर। चाहे वो सुबह गीत के माध्यम से हो, चाहे वो अपने हमारे उस तरफ भी, इलाहाबाद तरफ भी बहुत सारे हर काम के लिए उधर गीत है। तो उन गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उन्होंने अपने को बचाया, अपनी सारी खूबियों के साथ बचाया। और वो आज वो सामने है। जी जी। जी। आपका शायद पहली कहानी पिंजरा। जी जी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जैसे एक, मैं तो यही मानूंगी कि वो मेरा पहला संग्रह था। लेकिन कहानी तो पहली नहीं थी, बहुत पहले से लिखी जा रही थी। जी जी। जो पुस्तक के लिए कम पड़ी, केवल उन्हीं को मैंने तत्काल लिखा। अच्छा। तो उसमें ज्यादातर कहानियां स्त्री विमर्श की हैं। स्त्रियां ही नायिकाएं हैं मेरी कहानियों की। कहानियां छोटी हैं, लेकिन आज भी मैं देखती हूँ अपनी रचनाओं को तो वो श्रेष्ठ लगती हैं। जी। और उसमें भी सभी वर्ग के पात्रों को मैंने लिया। जी जी। युवा स्त्री, जो पिंजरा की जो नायिका है जी, वो बेला नाम की महिला है। उसको मैंने बिलासपुर शहर से ही लिया है। अच्छा जी जी। जिसके साथ बड़ी दर्दनाक घटना घटती है। वो दूसरे प्रदेश ले जा करके उसको बेच दिया जाता है। जी जी। और यहाँ एक दूसरे पति से लड़के शादी होती है, वहाँ जाके एक दूसरे आदमी से उसकी शादी होती है। और इस तरह से उसकी ज़िंदगी बहुत ही दुखदाई होती है। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को ठीक बनाती है, अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते, उस घर से निकलती है अपनी बेटी को लेकर के, और लेकर अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे डालती है। अच्छा अच्छा। तो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है। जी जी। और अपने जीवन को सही दिशा देती है। तो इसी तरह से मित्रता की भी कहानियाँ हैं, अनुभव की कहानियाँ हैं, रिवाजों की कहानियाँ हैं। जी जी। 11 कहानियों का संग्रह है वो।
जी जी। और उसको अच्छा ही प्रतिसाद मिला, बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा पढ़ा, और मुझे लाभ भी हुआ उससे। छत्तीसगढ़ी में भी आपने जी, लिखा है, जी। तो छत्तीसगढ़ी कहानियों की आपकी क्या विशेषता रही है? जो छत्तीसगढ़ी भाषा के पुरोधा हैं, जैसे कि अपने यहाँ के नंद किशोर तिवारी जी हैं। जी जी। उन्होंने ही मेरी पहली किताब छापी थी, पिंजरा, जी। अपने लोकाक्षर प्रकाशन से। जी जी। और उन्होंने मुझे बताया था, वास्तव में उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया छत्तीसगढ़ी में लिखने के लिए। अच्छा। उनकी पत्रिका थी ना लोकाक्षर। अभी जी भी याद आ रही जी। है जी कभी-कभी जी उसी जी। में। तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि लिखो, और जब मैंने कहानियां लिखी, घटनाएं तो मेरे पास थी ही, मेरे पास पृष्ठभूमि तो थी ही, जी लेखिका जी। तो थी ही। जी जी। तो जब मैंने लिखा ना, तो वो बोलने लगे कि आपकी हिंदी कहानियों से ज्यादा अच्छी है आप अच्छा। छत्तीसगढ़ी कहानियां। जी जी जी। फिर मैंने बहुत सारी लिखी कहानियां, 2 पुस्तक है मेरी छत्तीसगढ़ी जी भाषा जी। में कहानियों तो की। उसमें देश काल, वातावरण या यही बोली का भाषा सब अपने छत्तीसगढ़ी जी को ही जी, सब आपने रखा कुछ हुआ है? जी, जी जी। छत्तीसगढ़ का ही है सारा कुछ। जी जी। एक छोटे से क्षेत्र को मैंने लिया है, हर कहानी में एक छोटे से घर को, जैसे और कहानी में होता है, जी जी। और फिर उसमें अपने पात्र में जीवन दिया है। जी जी। अभी क्या लिख रही हैं आप वर्तमान में आपके? जी, वर्तमान में देखिए, कोरोना के समय से ना मेरी पुस्तकों का प्रकाशन थोड़ा कम हो गया, जी जी। क्योंकि आप सब जानती ही हैं जी कैसा जी। प्रतिबंध लग गया था। जी जी। तो अभी 5-6 किताबें मेरी बची हुई हैं प्रकाशन के लिए। जी जी। मैं उन्हीं को तैयार करके, मेरा संकल्प है कि इस सत्र में या सत्र के 2-4 महीना आगे पीछे जी जी। मैं पूरे को प्रकाशित करवा लूं। जी जी। तो 1-2 महीने में बैठती हूँ तो 3-4 कहानियाँ लिखती हूँ। जी जी। उसके बाद में फिर मैं ये सब काम करने लगती हूँ। अच्छा अच्छा। और इनको तैयार कर रही हूँ। तो अभी एक 30 पुस्तकों की 30 कहानियाँ हैं उसमें। एक पुस्तक में कहानी संग्रह है, उसका नाम हमने रखा है मन चातक हुआ। अच्छा जी, तो वो प्रकाशन के लिए तैयार है। जी जी। और यात्रा संस्मरण की पुस्तकें मेरी 4 हैं, 2-3 और तैयार हो गई हैं। जी जी। वो भी जा रही हैं छपने के लिए। जी जी। एक संदर्भ ग्रंथ निकल रहा है, जी जी। तो उसकी तैयारी में भी थोड़ी मदद कर जी। रही हूँ। संपादक जी का कहना जी। है कि आप कुछ कर दीजिए। जी। कविताएं भी आप लिखती हैं? जी, ये कविताओं की पुस्तक जा रही है छपने के लिए। जी जी। जी। कविताओं में असल में जब लिखना शुरू की तो लगा मुझको कि गद्य विधा में मेरे ज़्यादा निकट है। जी जी। तो गद्य में मैंने ज़्यादा लिखा, लेकिन कविताएं भी लिखी हैं। जी जी। 200 के करीबन हैं कविताएं, जी जी। जो अब पुस्तक बन के तैयार हो चुकी हैं जी जी। और प्रेस में है। एक आध कविता आपकी कुछ हो तो सुनाइए। हाँ, 2-4 लाइन सुना सकती हूँ। जी अपनी जी। कविताएं मुझे बहुत कम याद रहती हैं, अच्छा। दूसरों की ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक तो है, अभी 4-5 लाइनें मैं आपको सुना सकती हूँ। जी जी जी, सुनाइए। अभी जीवन कुछ उदासी भरे क्षणों से गुजर रहा है, जी इसलिए कुछ वैसी ही कविता है। जी जी, स्वागत है। जीवन की सकरी राहों में, जीवन की सकरी राहों में तुम सा कोई हमराह मिले। वाह। जीवन की सकरी राहों में तुम सा कोई हमराह मिले। बंजर सी दिल की क्यारी में, बंजर सी दिल की क्यारी में नन्हा सा एक फूल खिले। वाह। तिमिरावृत सूने पथ पर, तिमिरावृत सूने पथ पर झिलमिल करता दीप जले। छूट गया जो तूफानों में, छूट गया जो तूफानों में फिर से वो पुख्ता हाथ मिले। छूट गया जो तूफानों में फिर से वो पुख्ता हाथ मिले। आओ किसी दिन सपने में, आओ किसी दिन सपने में जीवन कुछ पल और चले। आओ किसी दिन सपने में जीवन कुछ पल और चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता है। नई पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है हृदय, हृदय से ही जो रक्त जाता है उसी से जीवन चलता है। जी। सारे क्रियाकलाप उसी पे निर्भर हैं। जीव विज्ञान के विद्यार्थी ज़्यादा समझेंगे। उसी प्रकार साहित्य भी हृदय है। जी जी। जो हमारा परिवेश है, जो जी। हमारा जीवन है, जी। उसमें साहित्य का स्थान हृदय जैसा है। जी। तो इसको अपने से दूर नहीं करना चाहिए। नई पीढ़ी को जी, साहित्य से मिलजुल के रहना चाहिए, उसको अपनी निकटता प्रदान करना चाहिए। जी, और जी। सिर्फ इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पुस्तक ही, साहित्य की जितनी विधाएं हैं वो सब हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हैं। जी जी। लेकिन पुस्तकों की कोई बराबरी नहीं है। कितना भी आप ई बुक में
पढ़ लीजिए, लेकिन जो शांति आपको पुस्तक पढ़ने में है वो किसी में भी नहीं है। बिल्कुल सही है। और जो एक्स किरणें होती हैं वो भी हम लोग को नुकसान पहुंचाती हैं, पुस्तक में ऐसा भी नहीं है। तो पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए, इससे अपना पढ़ना सुचारू रूप से होता है, ज़्यादा पढ़ने की क्षमता बढ़ती है और किसी भी कार्य को हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एक समाधि जैसी स्थिति आती है पढ़ने जी, में, जी, जो हमारे तन मन को बहुत ही आराम देती है। जी जी, तो इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप पुस्तकों से दूर ना हो कृपया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश आपने नई पीढ़ी के लिए दिया है। पुस्तकों को जीवन के साथी बनाकर रखिए, मित्र बना करके रखिए। अंत में यही कहना चाहूँगी कि हजारों मुश्किलें आई भले ही जिंदगानी में, हजारों मुश्किलें आई भले ही जिंदगानी में, मिलेंगे हम तुम्हें लेकिन किसी किस्से कहानी में। जी। तो फिर किसी किस्से कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। जी। तब तक के लिए आदरणीय तुलसी देवी तिवारी जी के साथ मुझे डॉक्टर सुनीता मिश्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जी।